तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से नेबुलर हाइपोथेसिस को समझा गया और नेबुला क्या होता है। उसके बाद अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और साथ में जो इसका कालक्रम क्या है। तो नेबुला क्या होता है कि गैस के जो पैचेज होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और जलवाष्प धूलकण के साथ भरी होती है, जैसा हमने बैलून का एग्जाम्पल दिया था। तो इसके बाद देखते हैं कि जो नेबुला होता है उसके अंदर गैस के जो पैचेज होते हैं, गुंथे झुंड जिसको कहते हैं, तो वो सब मिल करके एक क्रोड का निर्माण करते हैं। क्रोड क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो मिडिल पॉइंट होता है, जो उसका मध्य बिंदु होता है, उसको क्रोड कहते हैं। जैसे पृथ्वी में हमने देखा सबसे ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट, उसके बाद बीच में जो परत आती है उसको मेंटल, और जो सबसे अंदर की परत होती है उसको क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर जो होता है, उसी तरह इसमें भी बीच में क्रोड का निर्माण हुआ। तो जब क्रोड का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, जो गैस के और झुंड थे, जो पैचेस थे, वो क्रोड के आसपास घूमने लगे। घूमते घूमते वो सब मिल करके एक तस्तरी की तरह बन गए और तस्तरी की तरह बन करके उस कोर के चारों तरफ घूमते रहे। धीरे धीरे जब सेकंड स्टेज में पहुँचे तो जो पैचेस थे वो पैचेस ठंडे होने लगे, यानी जो प्लेट थी तस्तरी नुमा आकृति वो ठंडी होने लगी और ठंडी होकर करके वो एक पदार्थ के रूप में आ गई। और पदार्थ के रूप में आई तो उसके अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से जुड़ने लगी। जुड़ करके धीरे धीरे ग्रहाणु बनाया और छोटे छोटे जो ग्रहाणु बने वो सब मिल करके एक बड़ा ग्रहाणु बनाए। बड़ा ग्रहाणु कैसे बनता है कि जब जो पैचेस थे उसके अंदर जो छोटे छोटे अणु बने, जो ग्रहाणु बनाए, तो ये सब इनमें आपस में टकराहट हुई। यानी एक गोले के अंदर अगर होते हैं तो उसमें जब टकराहट होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके कारण वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो उससे टकराहट होती है। और जो ससंजक बल होता है उसके कारण वो जो ग्रहाणु है वो एक दूसरे से जुड़ते चले गए, जिससे एक बड़े ग्रह का निर्माण होता है। तो इस तरह से तारों का निर्माण होता है। इसके बाद हमने देखा कि सूर्य के साथ कितने तारे हैं, तो सूर्य के साथ 8 तारे हैं अभी, जिसमें 4 पड़ते हैं जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह कहते हैं, और 4 जो होते हैं उनको जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं यानी पार्थिव ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के समीप होते हैं, यानी जो सूर्य है उससे, सूर्य के बाद जो सबसे समीप आता है बुध, उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। उसके बाद एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है बृहस्पति ग्रह के बाद में, और वो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है उसके अंदर जितने ग्रह होते हैं उस पट्टी और सूर्य के बीच में, उन्हीं को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह। तो इनका जो घनत्व होता है वो अपेक्षाकृत जो जोवियन प्लैनेट होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है कि ये सूर्य के समीप होते हैं, तो इस पे जो है समीपता के कारण जो गैसेज होती हैं वो सौर जो पवन चलती है उससे चली जाती, हट जाती हैं। तो ये जो है आसानी से गैसें हट जाती हैं, तो जब गैसें चली जाती है तो घनत्व उसका बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो ठोस पदार्थ बचता है। और इसके क्या कारण होते हैं, एक कारण और होता है जो बताता है कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं सूर्य के समीप होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का ज़्यादा लगता है, और इसकी जो कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होता है वही बचता है, बाकी के पदार्थ इससे दूर चले जाते हैं। तो इसमें केवल ठोस पदार्थ ही रह जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व ज़्यादा होता है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ख़त्म होता है जहाँ पे, वहाँ एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, जिसको मानते थे वैज्ञानिक कि ये 9वां ग्रह है। ये एक ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इस पट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून।
तो जो शनि ग्रह है वो जो सबसे ज़्यादा उपग्रह रखता है, शनि ग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह रखता है, बृहस्पति उससे थोड़ा सा कम, और उसके बाद फिर आता है यूरेनस, उसके 27 उपग्रह हैं, नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल ग्रह का जो 2 उपग्रह पाए जाते हैं, कौन सा, फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 ग्रह। इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बुध से, उसके बाद एक दिन छोड़ते हैं शुक्र, फिर एक दिन छोड़ते हैं रविवार। रविवार के दिन हम लोग छुट्टियां मनाते हैं। छुट्टियां कहाँ मनाते हैं, पृथ्वी पे, यानी पृथ्वी आ गई। उसके बाद फिर एक दिन छोड़ते हैं, फिर मंगल, फिर एक दिन छोड़ते हैं बृहस्पति, फिर एक दिन छोड़ करके शनि, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। इस तरह से ग्रह पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि तारों का निर्माण कैसे होता है। अब हमने देखा जब कि नेबुला जो होता है कोर में वही है, नेबुला से ही तारों का निर्माण हुआ, उसी से ग्रहों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो जो ग्रहों का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं वो नेबुला से बनते हैं, क्योंकि नेबुला में जो पैचेज होते हैं उससे आकाशगंगाएँ बनती हैं। आकाशगंगा से जो है अनेक उसमें तारे होते हैं, असंख्य तारे होते, उन्हीं तारों के साथ ग्रह होते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, उसके 8 ग्रह हैं उसके साथ में सौर परिवार में। इसी तरह जो नेबुला से ही ग्रह बनते हैं। फिर नेबुला में विस्फोट हुआ तो उससे पदार्थ निकला, पदार्थ से क्या हुआ, आकाशगंगाएँ बनी, आकाशगंगाओं से तारे बने, तारों से ग्रह बने। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ग्रहों का जो निर्माण माना जाता है 4.6 ईयर एगो माना जाता है, 4.6 बिलियन ईयर एगो, अरब वर्ष पूर्व, 46 बिलियन ईयर एगो, यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पहले जो है ग्रहों का निर्माण माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो माना जाता है कि जब ग्रहों का निर्माण हो गया तो चंद्रमा को अगर हम देखें, चंद्रमा कैसे बनता है कि जो डंबल होता है, डंबल यानी उठाते हैं जो हम लोग, तो डंबल में जैसे दोनों साइड भारी रहता है, बीच में पतला रहता है, उसी तरह ये जब तस्तरीनुमा आकृति में घूम रही थी पृथ्वी, तो इसका जो एक पार्ट था वो डंबल के आकार का बन गया है पृथ्वी। इसका जो एक सिरा था डंबल का वो टूट करके दूर चला गया और उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ, ये माना जाता था। लेकिन अब इसको जो है नकार दिया गया है। अब ये माना जाता है कि मंगल ग्रह का जो आकार है उसका 1 से 3 गुना आकार का कोई जो क्षुद्र ग्रह था या कोई उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराया है, उससे पृथ्वी का कुछ जो भाग है वो चला गया ब्रह्मांड में, तो उससे जो है उसके बाद पृथ्वी की कक्षा में वो घूमने लगा, उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस तरह से हमने देखा कि चंद्रमा का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह से किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ, और ये चीज़ हम यहाँ पे ख़त्म किए। इसके बाद आती है क्रोनोलॉजी, तो उसको समझने के लिए बुक में दिया हुआ है कि किस तरह से किस किस समय पे किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ। हाँ, एक चीज़ और समझने की है, सबसे पहला जो एक कोश की जीव आया था तो वो रासायनिक क्रिया के द्वारा आया था, ना कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस नहीं यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं, बल्कि रासायनिक क्रिया द्वारा सबसे पहले महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और जो शैवाल है, ग्रीन हरित शैवाल, उसको माना जाता है कि सबसे पहला जीव यही था। ठीक है, यहाँ तक आकर के हमने पहला चैप्टर ख़त्म किया। दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना कैसी है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।